रीना की माँ बाजार में रोटी सब्जी बेचकर अपना गुजारा करती, लेकिन उनका ये काम रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माँ आज भी पहले की तरह रोटी और सब्जी बेचने में लगी हुई हैं, लेकिन आज के जमाने में लोगों को कितना कुछ स्वादिष्ट खाने को मिल जाता है, जैसे कि वेज रोल या काठी रोल। आज माँ के काम से आते ही मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि वो ये रोटी सब्जी का ठेला लगाना बंद कर दें और अब से वेज रोल या काठी रोल ही बेचा करें। शाम को रीना की माँ जैसे ही घर आती है तो रीना उनसे थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप कुछ और बेचना शुरू कर दीजिए। मुझे अब आपका ये रोटी सब्जी बेचना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें बुराई क्या है? लेकिन माँ, आप कुछ ऐसा भी तो बेच सकती हैं जो सभी को आकर्षित करे, जो सभी लोगों को पसंद हो। रीना, मैं इतने समय से रोटी सब्जी बेच रही हूँ, लोगों को सस्ते में खाना खिला रही हूँ। अब मैं इसकी जगह और क्या बेचना शुरू करूँ? वैसे भी काम शुरू करने के लिए अच्छे खासे पैसे भी तो होने चाहिए। नहीं माँ, इन्हीं रुपयों में आप कुछ और भी बेचना शुरू कर सकती हैं। इसीलिए पहले तो आप ये रोटी सब्जी बेचना बंद कर दीजिए। इसकी जगह आप काठी रोल बेचा कीजिए। आजकल लोगों को वेज रोल, काठी रोल बहुत पसंद आते हैं। बेटा, मुझे ये सब कुछ बनाना नहीं आता है। वैसे भी ये सब चीजें बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं लोग। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हैं। अगर आप काठी रोल बेचना शुरू कर देंगी तो लोग आपके यहाँ पर आकर भी खाना शुरू कर देंगे। अगर मैं आपकी जगह होती तो कल से ही काठी रोल बेचने लगती। लेकिन ये रोल बनता कैसे है? अरे माँ, कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ एक मैदा का अच्छा सा लच्छेदार पराठा बनाना है और उसमें चटनी, सॉस और सब्जियां भरकर उससे एक रोल बना देना है। लोगों को आजकल ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। माँ रीना की बात मानकर अगले दिन से ही रोल बनाकर बेचने की कोशिश करती है। मैंने तो पहले कभी रोल बनाए नहीं, लेकिन जैसा रीना ने बताया था मैं वैसा ही बना लेती हूँ। वो रीना के बताए अनुसार मैदा का पराठा बनाकर उस पर चटनियां लगाकर उसमें सब्जी भर देती है और उसे रोल करके बेचने लगती है, जिसे देखकर एक ग्राहक उसके पास आता है। मुझे एक रोल खिलाइए जरा। वो उस ग्राहक को रोल दे देती है, लेकिन रोल खाने के बाद वो ग्राहक उनसे नाराजगी जताते हुए कहता है, ये वेज रोल कुछ खास नहीं है। इससे अच्छा वेज रोल तो थोड़ी दूर पर मिलता है और वहाँ पर तो अच्छा काठी रोल भी मिलता है। काश मैं वही खा लेता। वो आदमी नाराजगी जताकर वहां से चला जाता है और रीना की माँ को इस बात का बहुत बुरा भी लगता है। आज तक कितने साल मैंने लोगों को सब्जी रोटी बेची है, लेकिन कभी किसी ने मुझसे इस तरह की शिकायत नहीं की। आज पहली बार ये रोल बेचने के चक्कर में लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं, इसीलिए मैं कल से ये रोल नहीं बेचूंगी। वो शाम को घर पहुंचती है तो रीना बड़ी उत्साहित होकर उनसे पूछती है, माँ, आज आपने रोल बेची ना? कैसा रहा आज का आपका काम? अब मैं कल से रोल नहीं बेचा करूंगी। ना मुझे रोल बनाने आते हैं और ना ही मेरे बनाए रोल किसी को पसंद आ रहे हैं। लोग मुझसे मेरे रोल खाने के बाद शिकायत कर रहे हैं, इसीलिए अब से मैं रोल नहीं बेचूंगी। माँ, आप रोल नहीं बेचेंगी तो फिर क्या बेचेंगी? मुझे जो बनाना आता है मैं वही बना पाऊंगी। ठीक है माँ, कल से आप मत जाइएगा, बल्कि मैं आपकी जगह काठी रोल बेचूंगी। कम से कम रोटी सब्जी बेचने से तो बेहतर ही होगा ये। अगले दिन से रीना खुद ही काठी रोल बेचने लगती है। जोश जोश में मैंने माँ से ये कह तो दिया कि अब से मैं उनकी जगह काठी रोल बेचा करूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती मैं ये काम करने में कामयाब हो भी पाऊंगी या नहीं। फिर भी जो भी हो, अब मैं कोशिश तो करूंगी ही। आखिरकार कब तक मैं माँ से ही काम करवाती रहूंगी? अब मुझे भी काम करना चाहिए। रीना भी जैसे जैसे काठी रोल बनाने लगती है वैसे ही लोग उसके पास आने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसके काठी रोल की खास तारीफ नहीं करता है। तुम्हारे काठी रोल कुछ खास नहीं है। भले ही दाम बढ़ा दो, लेकिन खाने की चीज तो ऐसी दो कि इंसान खाकर अच्छा महसूस करे। इससे बेहतर काठी रोल यहाँ आसपास ही मिलता है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया। लोगों की ऐसी बातें रीना को एक बार तो परेशान जरूर करती है। माँ सही कह रही थी, लोगों को तो मेरे बनाए काठी रोल भी पसंद नहीं आ रहे। ना जाने मैं ये काठी रोल बेचकर सही भी कर रही हूँ या नहीं। रीना परेशान हो जाती है। तभी उसकी सहेली प्रिया वहां आ जाती है और कहती है, अरे रीना, आखिरकार तुम अपनी माँ का साथ देने ही लगी और उनकी जगह काठी रोल बेचने लगी।
हाँ प्रिया, मैंने काठी रोल बेचना तो शुरू कर दिया है, लेकिन मेरे काठी रोल किसी को पसंद नहीं आ रहे। अच्छा लाओ, एक काठी रोल मेरे लिए बना दो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे बनाए काठी रोल में क्या कमी है। प्रिया के कहने पर रीना तुरंत ही उसे काठी रोल बना देती है, जिसे खाते ही प्रिया रीना से पूछती है, ये कैसा काठी रोल बनाया है तुमने? मुझे तो यही बनाना आता है। इसमें छोटी छोटी कमियां हैं। कैसी कमियां, बताओ मुझे। पहले तो तुम इस पराठे को अच्छे से सेका करो, ये कुरकुरा होना चाहिए, और इसमें हरी सब्जी और सॉस दोनों डाला करो, और इसमें डालने वाली वेजिटेबल्स को और अच्छे से लच्छेदार तरीके से काटा करो, और तुम अलग अलग तरह के काठी रोल भी बनाया करो। अलग अलग तरह की कैसे? जैसे ये वाला जो तुमने मुझे दिया है, ये वेज काठी रोल है, वैसे ही पनीर काठी रोल, मशरूम काठी रोल भी तुम बना सकती हो। किसी को पनीर काठी रोल चाहिए हो तो उसमें अच्छे से पनीर की फिलिंग करनी होती है, और मशरूम काठी रोल चाहिए हो तो मशरूम की। जब आने वाले इंसान को ये दिखेगा कि तुम्हारे यहाँ 2-3 तरह के काठी रोल है, तब तुम्हारा सामान ज्यादा बिकेगा। और हाँ, अगर कोई क्रीम डालने को कहता है तो भी तुम रोल में क्रीम डाल सकती हो। रीना प्रिया की बात को ध्यान से समझती है। अच्छा, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, अब तुम एक और काठी रोल बनाओ, और जो बातें मैंने बताई है उनका ध्यान रखना। इस बार रीना प्रिया की बातों को ध्यान में रखकर काठी रोल बनाती है, और इस बार उसके काठी रोल बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये हुई ना बात, ये हुआ काठी रोल। ये काठी रोल मुझे बहुत पसंद आया। इसी तरह जब तुम रोज काठी रोल बनाओगी, तब तुम अपने आप ही अच्छे काठी रोल बनाने लगोगी। लेकिन मैं तब तक ये काम करूंगी, ये काम तो माँ करती थी। ऐसा मत सोचो, बल्कि तुम तो ये सोचो कि अब ये काम तुम्हारा है, तुम इसे करती रहो। देखना, एक दिन जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट अपने खाने के लिए फेमस हैं, वैसे ही तुम्हारी भी खुद की दुकान होगी जो काठी रोल के लिए फेमस होगी। प्रिया अपनी बातों से कहीं ना कहीं रीना को हिम्मत दे देती है, और रीना अब मेहनत और लगन से काठी रोल बेचना शुरू करती है। इसी तरह महीना भर बीत जाता है, और उसकी माँ उससे पूछती है, क्यों रीना, तेरे बनाए हुए काठी रोल तो बिकने लगे ना? हाँ माँ, शुरू में लोगों को काठी रोल पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर प्रिया ने मुझे समझाया कि काठी रोल बनाते कैसे हैं, जिसके बाद मैंने अलग अलग तरह के काठी रोल बेचना शुरू कर दिया, और अब मेरे यहाँ कई लोग काठी रोल खाने आते हैं। उन्हें मेरे काठी रोल का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। बस, अब तेरी काठी रोल बेचने की जिद पूरी हो गई, तो अब मैं वापस रोटी सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दूं? नहीं माँ, अब आप चिंता मत करो, मुझे कुछ समय दो। मैं अब इस ठेले से कुछ ही समय में एक काठी रोल की छोटी सी दुकान खोल लूंगी। अरे, तू तो बहुत दूर की सोच रही है, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? नहीं माँ, मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, बस मुझे मेहनत करने दीजिए। रीना दिन रात मेहनत कर रही थी और लोगों को अच्छे काठी रोल खिला रही थी। उसके यहाँ भीड़ भी बढ़ रही थी। ऐसे ही फिर एक दिन उसकी माँ सोचती है, रीना कितनी मेहनत कर रही है अपना काम बड़ा करने के लिए। अगर उसने इतनी मेहनत ना की होती तो मैं रोटी सब्जी बेचकर कितना ही कमा पाती। और अब जब रीना इतनी मेहनत कर रही है तो कहीं ना कहीं मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। जब हम दोनों काम करेंगे तो काम ज्यादा होगा और अच्छा भी। ये सोचकर माँ रीना के ठेले पर पहुंचती है। माँ को देखकर रीना पूछती है, माँ, तुम यहाँ? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? अरे, मेरी तबीयत ठीक ना होती तो मैं यहाँ क्यों आती। अच्छा माँ, ठीक है, तुम बैठ जाओ, मेरे पास बैठो, अभी बहुत भीड़ है, मुझे बहुत सारे काठी रोल बनाने हैं। तभी तो आई हूँ मैं, ला, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। नहीं माँ, मैं सब कर लूंगी। अरे, जब तू अकेले इतना कुछ कर सकती है तो सोच, हम दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, कितने लोगों को काठी रोल बेच लेंगे, है ना? वैसे भी भीड़ ज्यादा है। तभी इतने में ही ग्राहक काठी रोल मांगते हुए कहते हैं, जल्दी से मुझे 4 पनीर काठी रोल दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। पहले मुझे खाने के लिए काठी रोल दे दीजिए। ग्राहकों की इस तरह की जल्दबाजी को देखकर माँ रीना से कहती है, मुझे सच में यकीन नहीं होता बेटी कि तूने अकेली ने इतना सब कुछ कर लिया है और अपना इतना अच्छा काम बना लिया। मैं तो रोटी सब्जी बेचकर ये कभी नहीं कर पाती, लेकिन आज तूने ये काठी रोल बेचकर अपनी लगन से और मेहनत से सफलता हासिल कर ली है। माँ, अभी तो कुछ खास किया ही नहीं है मैंने, और सफलता तो मैं तब मानूंगी जब मैं एक दुकान की मालकिन बन जाऊंगी और लोग मेरे यहाँ काम किया करेंगे।
लेकिन फिलहाल तो मैं ही काम कर लूं, वरना ये लोग लौट जाएंगे। हाँ, जल्दी से मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। फिर माँ और रीना मिलकर काठी रोल बेचते रहते हैं और कुछ ही समय में रीना एक दुकान की मालकिन बन जाती है। आसपास सभी जगह उसके काठी रोल का नाम हो जाता है। जीतू की बेटी मीरा भगवान की आरती लेकर जीतू के पास आती है। ये लीजिए पापा, आप कान्हा जी की आरती लीजिए, वो हमारी सारी समस्याएं हल कर देंगे। छोड़ मीरा, ये भगवान का जाप वाप कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, कोई भगवान भगवान नहीं होते। ये तो बस पत्थर की मूर्त है। ये किसी की समस्या नहीं सुनेंगे तो हल क्या करेंगे। इन्हीं की वजह से हमें आज ऐसी जिंदगी बितानी पड़ रही है। 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं और इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। लोग हमें चोर चोर बुलाते हैं। लेकिन पापा, अच्छे और बुरे दिन तो चलते ही रहेंगे। हमारे अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। हमें कान्हा जी पर भरोसा रखना चाहिए। ये बोलकर जीतू काम ढूंढने निकल जाता है। बेचारे जीतू के परिवार को आज ये दिन देखने पड़ रहे थे। और एक समय था जब जीतू शहर का सबसे अमीर आदमी था। धन और दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पर कहते हैं ना कि किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। समय ने ऐसी करवट ली कि आज जीतू और उसका परिवार सड़क पर आ गए हैं। बेचारे को शहर में कोई भी काम नहीं देता और सभी लोग उसको चोर चोर बोलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि जीतू के साथ ऐसा क्या हुआ, तो इसके लिए हमें 6 महीने पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। ठाकुर जीतू के अच्छे स्वभाव और धन दौलत से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि गांव के सभी लोग जीतू की बहुत इज्जत करते हैं। और करे भी क्यों ना, जीतू और उसका परिवार हर सुख दुख में सबका साथ देता है और जीतू की यही अच्छाई आज उसका काल बनने वाली है। जीतू और उसके परिवार का रोज का नियम था, वो सबसे पहले सुबह आकर मंदिर का दरवाजा खोलते थे और पूजा करते थे। और ऐसे ही अगले दिन वो लोग आकर दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति गायब है। पापा, कान्हा जी कहाँ गए? रोज तो यही होते हैं, लगता है आज कहीं घूमने गए हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मूर्ति कहाँ गई? किस मूर्ख ने ये पाप किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता लगाना ही होगा कि किसने मेरे कान्हा जी को चुराया है। तभी वहां पर ठाकुर गांव वालों को लेकर आता है और सभी गांव वाले कान्हा जी की मूर्ति न देखकर गुस्से में आते हैं। अरे जीतू भैया, कान्हा जी कहाँ गए? अरे भैया, कम से कम भगवान को तो छोड़ देते, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देख रहे हो गांव वालों, मैं तो बोलता था ना कि ये जीतू एक नंबर का चोर और मक्कार है। भगवान का चढ़ावा चोरी करके इतने आलीशान जिंदगी जी रहा है और आज मूर्ति भी चोरी कर ली। वाह जीतू भैया वाह। अरे ठाकुर, ये क्या बोल रहे हो? मैं क्या तुम्हें चोर दिखाई देता हूँ? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। जब मैंने दरवाजा खोला तो मूर्ति यहाँ पर नहीं थी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और जीतू को जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद जीतू और उसके परिवार की जिंदगी बदल जाती है। वो लोग रोड पर आ जाते हैं, पर इसके बावजूद भी जीतू की बेटी मीरा का कान्हा जी में अटूट विश्वास रहता है। वो लोगों के ताने के बावजूद भी रोज कान्हा जी की पूजा में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन मीरा अपने कान्हा जी को लेकर मंदिर जा रही थी कि तभी, अरे सविता, नहीं नहीं कमला बहन, मुझे नहीं लगता इसके बाप ने मूर्ति चोरी की होगी। देखो ना बेचारी को, रोज कान्हा जी की कितनी सेवा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला होता है। मीरा बहुत खुश होती है, और हो भी क्यों ना, उसके कान्हा जी का बर्थडे जो था। पापा, आपको पता है मेरे कान्हा जी का बर्थडे आने वाला है। हम पूरी धूमधाम से कान्हा जी का बर्थडे मनाएंगे और बहुत सारी तैयारियां करेंगे। हम ये सब करेंगे ना पापा?
हमने कान्हा जी की इतनी सेवा की और बदले में हमें क्या मिला? अब तो मेरा इनके ऊपर से विश्वास ही उठ गया है मीरा बेटी। नहीं पापा, ऐसा नहीं बोलते। देखना, कान्हा जी जरूर ऐसा कुछ करेंगे जिससे वापस हमारी जिंदगी ठीक होगी और जो असली गुनहगार है उसे सजा जरूर से मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बोलकर जीतू काम के लिए निकल जाता है। मीरा कान्हा जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे मेरे कान्हा, मेरे पापा को माफ करना, वो बहुत परेशान है। आपको तो पता ही है, जब से किसी दुष्ट ने आपकी मूर्ति चोरी की है तब से हमें बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस जन्माष्टमी से पहले जिसने भी आपकी मूर्ति चोरी की है उसे सजा मिल जाए और हमारी जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाए। जन्माष्टमी से एक दिन पहले ठाकुर रात को सो रहा था कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसकी वजह से ठाकुर बहुत ज्यादा डर जाता है और उठकर आवाज की ओर जाने लगता है। ठाकुर, ये तूने सही नहीं किया। तुझे मेरी मूर्ति नहीं चुरानी चाहिए थी और अब उस बेचारे जीतू को तूने फंसाया है। या तो तू अपनी गलती मान, नहीं तो आगे का परिणाम तेरे लिए ठीक नहीं होंगे। ठाकुर को याद आने लगता है कि कैसे उसने कान्हा जी की मूर्ति चोरी की थी। अरे नास बिटो, जल्दी करो, हमें कान्हा जी की ये सोने की मूर्ति जल्दी से चोरी करनी होगी, तभी उस जीतू के बच्चे को सबक मिलेगा। बड़ा घूमता फिरता है प्रधानमंत्री बनकर, अब अक्ल ठिकाने आएगी इसकी। कौन 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 हो तुम? ये आवाज किसकी है? ठाकुर को कोई नहीं डरा सकता, पर तुम्हें ये सब बातें कैसे पता लगी कि मैंने मूर्ति चुराई है? जरूर ये बात तुम्हें उन रामू शामू ने बताई होगी। हाँ। ये बोलता हुआ ठाकुर आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी वो देखता है एक कमरे से रोशनी आ रही थी, और जैसे ही वो उस कमरे को खोलता है तो देखता है कि कान्हा जी की मूर्ति से रोशनी निकल रही थी और उसी में से आवाज आ रही थी। यह देखकर ठाकुर हक्का बक्का रह जाता है और तुरंत हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और कान्हा जी से माफी मांगने लगता है। हे भगवान, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ये पाप किया। तुझे माफी मुझसे नहीं, जीतू से मांगनी चाहिए। वो तो कितना अच्छा इंसान है और तूने उसी के साथ ऐसा बर्ताव किया और उसके ऊपर तूने गलत इल्जाम लगाए और गलत इल्जाम लगाकर तूने उसे फंसाया। भगवान, मैं कल ही जीतू से जाकर माफी मांगूंगा और आपकी मूर्ति को वापस विराजमान करवाऊंगा और जो पाप मैंने किए हैं उन सब का पश्चाताप करूंगा। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। और इतना बोलकर मूर्ति वापस पहले जैसी हो जाती है। ठाकुर सुबह होते ही गांव वालों को लेकर जीतू के घर के बाहर जाता है और सबके सामने जीतू के पैरों में पड़ जाता है। यह देखकर जीतू और उसका परिवार चौंक जाते हैं। जीतू भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कान्हा जी की मूर्ति चुराई थी। आपको सबक सिखाने के लिए मैं आपसे बहुत ज्यादा जलता था कि लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पर भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं ठाकुर, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। आज जन्माष्टमी है, हमें एक दूसरे की गलतियां भूलकर कान्हा जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहिए। पापा, मैंने कहा था ना, जन्माष्टमी तक सब ठीक हो जाएगा। कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। देखा, कान्हा जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ मीरा बेटी, मुझे माफ कर दो। बेटी, मैंने कान्हा जी पर भरोसा नहीं रखा, पर तेरे अटूट विश्वास के कारण आज सब कुछ ठीक हो गया है। और गांव वाले भी जीतू से माफी मांगते हैं कि कैसे उन्होंने भी जीतू का साथ नहीं दिया और ठाकुर के बहकावे में आकर उसके साथ इतना ज्यादा गलत बर्ताव किया। जीतू सभी को माफ कर देता है और सभी खुशी खुशी कान्हा जी को विराजमान करते हैं और धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं। थोड़े समय में जीतू और उसके परिवार की जिंदगी वापस पहले की तरह चलने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। हम जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई अनोखी
चटपटी कहानी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए